अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हम आमिर शाह कुछ दिन के लिए नहीं होंगी, कुछ साथी मसरूफियात की वजह से, इसलिए हमारा और आपका साथ रहेगा। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपस में गप्पे लगाते रहें। अच्छा, एक बात शायद आप लोग सुनकर हैरान होंगे या नहीं होंगे हैरान कि दिसंबर शुरू हो चुका है, अब तो कुछ दिन भी गुजर चुके हैं, लेकिन कराची में ताहाल पंखे भी चल रहे हैं। एसी भी कभी आपको दफ्तरी औकात में चलाने की ज़रूरत महसूस हो तो चलाते हैं लोग, दफ्तरों में तो चल ही रहे हैं, लेकिन कराची में घरों में भी पंखे बंद करने की नौबत नहीं आई है। और अब हमें समझ इसलिए भी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि महकमा मौसमियात ने नवंबर 2024 का खुलासा जारी किया है। तब हमें पता लगा कि भाई चीज़ें तब्दील हो गई हैं, फिनोमेनास चेंज हो गए हैं। अब हमारे किसानों को भी इस तब्दील होते हुए मौसम के साथ अडॉप्ट करना होगा और अपने जो बुआई के औकात हैं या कटाई के औकात हैं, क्या तब्दील होंगे या नहीं होंगे, इस पे आई एम श्योर ऑलरेडी रिसर्च भी जारी है, किसानों को आगाही भी दी जा रही है। लेकिन महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि 64 साल पाकिस्तान की जो वेदर हिस्ट्री है उसमें नवंबर गर्म तरीन महीना साबित हुआ है। दिस वाज द हॉटेस्ट नवंबर इन 64 ईयर्स। और इसीलिए दिसंबर में हमें, अगर आप बाइक वगैरह पे ट्रैवल कर रहे हो तो एहतियातन लोग ज़रा एक जैकेट सी पहन रहे हैं, अदरवाइज़ कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और पंखे भी बंद नहीं हुए हैं और यही वजह है कि क्लाइमेट चेंज पर हम बारहा जोर देते हैं और हुकूमतों को भी ये तंबीह भी करते हैं, तलकीन भी करते हैं कि इसे मज़ीद सीरियस लेने की ज़रूरत है। लेकिन अभी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं दुनिया में जो शायद नहीं इसे उतना सीरियसली लेते या जानते। अच्छा जी, सियासी मामलात आपको पता है जो कि तू हैं, हुकूमत हो या तहरीक इंसाफ हो, हम एक भंवर में फंस कर रह गए हैं बहैसियत कौम। एट टाइम्स वी फील 24 नवंबर के एहतजाज के आफ्टर शॉक्स दोनों अतराफ महसूस किए जा रहे हैं। कभी एक दिफाई पोजीशन लेता है तो कभी दूसरा लेता है, कभी एक जानिब से अटैक होता है, कभी दूसरी तरफ से अटैक होता है। दोनों अपना अपना बयानिया सच साबित करने में लगे हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने पहले अपने कारकुन जहां बहक, कई कारकुन मतलब सैकड़ों की बात हो रही थी, जहां बहक होने का दावा किया, फिर 12 हलाकतों पर आकर बात रुक गई। खैर, एक भी इंसान की जान जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ आपको पता है हमारे रेंजर्स एहलकार भी शहीद हुए हैं, पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। और पीटीआई के कारकुन भी 12 जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद तस्दीक कर रही थी वो भी जाँ बहक हुए हैं। पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान ने ऑल्दो कल ये कह दिया कि उनके 5000 कारकुन लापता हैं। बाज़ रहनुमा मुतालबा भी कर रहे हैं कि हमारे इल्ज़ामात की तहकीक कराना तो हुकूमत का काम है, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक और धरने की धमकियां दे रहे हैं। तो सर वो पीटीआई अपनी पिक्चर बता रही है कितनी अमवात हुई हैं। मेरा कोई तहकीकाती इदारा है भाई, मेरा कमाल है। अस्पताल के रिकॉर्ड में समझ कर सकूंगा तो हकीकत बता दूंगा। पीटीआई का क्या काम ये तो सरकार का काम होता है, कितने लोग मरे, क्या हुआ, पीटीआई का क्या काम है। पीटीआई तो सरकार दे दें, पीटीआई कर देगी सब कुछ। धरना, जुलूस, मुजाहिरा, जलसा, ये सब एहतजाजी तहरीक के मुख्तलिफ मराहल और हिस्से होते हैं। तो हमने जुलूस भी निकाले, हमने एहतजाजी मार्च भी किए, हमने धरने भी दिए, आइंदा भी देंगे। तहरीक हमारी जारी है और ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस जेली, गैर कानूनी, गैर आइनी, बेशरम हुकूमत का ख़ात्मा नहीं हो जाता। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद जाना, एहतजाज करना, कहीं किसी तरफ भी जाना, ये हर पाकिस्तानी शहरी का आइनी और जमहूरी हक़ है। हमने वो हक़ इस्तेमाल पहले भी किया है, आइंदा भी करते रहेंगे। हमारी तहरीक जारी है, तहरीक अभी ख़त्म नहीं हुई। चलिए, तहरीक भी जारी है, अभी इरादे हैं कि कुछ और हकूक़ हैं जो इस्तेमाल करने हैं एहतजाज के, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के। अच्छा, साबिक सदर साहब ने बड़ी ही आराम से कह तो दिया कि हुकूमत तहकीकात करा ले, तो हुकूमत अगर तहकीकात करा ले तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे, नेचुरली, ऑब्वियसली नहीं मानेंगे। खैर, नवंबर के एहतजाज के बाद हुकूमत अब तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी स्पेस देने को भी तैयार नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का गुस्सा तो आजकल गैर मामूली है। मंगल को भी उन्होंने पीटीआई को आड़े हाथों लिया और कल भी पीटीआई की तर्ज सियासत को निशाने पर रखा। और इसी तरह वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में दावा किया कि पीटीआई अब इतनी जल्दी दोबारा एहतजाज नहीं कर सकेगी। साथ ही उन्होंने पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादगी भी जाहिर की है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है, ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में किलो वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में
पेट्रोल बॉम्ब्स हों, आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो। ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती और कौम के बच्चों को वहाँ पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। उन दिनों में बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, चेहरा देखकर गए पाकिस्तान का, धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है और निहत्ते लोग जो हैं वो जो निहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी। ये मेरी बात आप लिख लें कि अब ये इतनी जल्दी दोबारा आने की पोजीशन में कभी भी नहीं होंगे, बल्कि शायद ये दोबारा आने की पोजीशन में कभी भी ना हो। जो आपने बात की है एंगेजमेंट की, बिल्कुल होनी चाहिए। वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड है, इनसे कहा है कि आए बैठे बात करें, ये इस बात से इनकारी है। सीधी गोलियां मारी गई, हम ये थोड़ी सोच के आए थे कि रियासत में सीधी गोलियां मारेगी, वो ये कह रहे हैं सीधी गोलियां तो उन्होंने मारी हैं। 250 आदमी जख्मी हुआ है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का, उनमें से 71 लोग ऐसे हैं कि जिनको फायर आर्म इंजरीज है। वो किसने मारी है? जो लोग शहीद हुए हैं उनको किसने मारा है? उनको दोनों तरफ से एक दूसरे पर सीधी फायरिंग करने के दावे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत से हैं नाराज़, क्योंकि सदर मुमलिकत ने अब तक, याद होगा आपको, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल है उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। इस हवाले से कल JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात भी हुई है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ कर बात करेंगे। याद रहे कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत के साथ साथ तहरीक इंसाफ से भी राबते हैं, और अगर दोनों जानिब से संजीदगी दिखाई जाए तो शायद मौलाना साहब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना ही सही, लेकिन किसी हद तक सियासी टेम्परेचर नीचे लाने में मदद दे सकते हैं। अब आगे मामला किस डायरेक्शन में बढ़ते नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी मुश्किलात और पर्टिकुलरली इनके बानी के लिए सियासी मुश्किलात बड़ी हैं या सूरत हाल वैसी ही है, ये हम जानेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी मुनीफ फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ फ़ारूक साहब, ज़ाहिर है जब से धरना हुआ है या एहतजाज हुआ है और ये वापस गए हैं सारे, क्लियर डिविजन्स हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी नज़र आ रही हैं। बारहा इन्हें आके कहना पड़ता है बुशरा बीबी सियासत में अमली तौर पर हिस्सा नहीं ले रही। वो बहैसियत कारकुन एक शरीक थी मार्च में, लेकिन बहैसियत कारकुन वो मार्च को लीड भी कर रही थी, ऐलानात भी कर रही थी, तकरीरें भी कर रही थी। फिर बाज़ लोग ये कहते हैं कि क्या हम इतने सादा हैं कि हम समझ लें कि बुशरा बीबी की रिहाई भी हो गई और उन्होंने ये सारी एक्टिविटी लीड भी कर ली और अभी तक वो महफूज भी हैं और इसके पीछे कोई प्लान नहीं है? देखिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपका। ये एक बड़ी गैर मामूली सी सूरत हाल है। मेरे ख्याल में जो फासला बढ़ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओवरऑल इस निज़ाम के अंदर, पहले भी एक अच्छा खासा वॉइड था और उसमें मैं समझता हूँ कि उस फासले के अंदर मजीद स्पेस आ गई है, मजीद ज़्यादा वॉइड वो बड़ा हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सीरियसली सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या है या ऐसा वो क्या करे जिससे मामलात शायद बेहतर हो। देखिए, ये इमरान खान साहब का तरीका कार तो है बहसीत सियासी जमात के सरबराह और बहसीत एक मकबूल लीडर के, कि वो समझते हैं कि ऑफेंस करेंगे तो शायद वो अपने आप को नेगोशिएटिंग टेबल पे बेहतर तरीके से प्लेस कर सकते हैं। ही कैन गेट अ सीट बैक एट द टेबल, और जहां पर वो मजबूर करें रियासत को, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एसेंशली, कि वो उनसे मुज़ाकरात करें। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ जो 26 नवंबर वाला सारा एपिसोड का, ये 24 नवंबर का एहतजाज, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सेटबैक दिया है और उनका दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ नेगोशिएट करना या बात करना, उसके अंदर बड़ा अब एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगा। देखिए, जो अली अमीन गंडापुर साहब है वो बेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो वैसे भी इमरान खान साहब के जो बहुत से छोटे मोटे मामलात हैं उनके लिए, उनकी जो मसाइल है उनको सोलिसिट तो करते रहते हैं, लेकिन कोई मेजर चीज ऐसी अभी तक नहीं हुई। जो बाकी सारी बातें तहरीक इंसाफ की तरफ से कही जाती हैं वो प्रेफरल है कि जी 15 दिन बाद राजी थे या 8 दिन बाद, कोई राजी किसी स्टेज पर नहीं था, ना ही कोई सब्सटैंशियल बात थी। यही वजह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डेस्परेशन बेशुमार थी कि डी चौक जाना है या संजानी जाना है। इसी वजह से जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ वो हुआ।
अब जो सूरत हाल है वो तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो अगर पहले बार्गेनिंग पोजीशन थी वो मजीद वीक हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा वो 3 अहदाफ हासिल करना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे थे। मेरी बात सुनिए, मगर मुनीम, एट द सेम टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी सपोर्टर बेस है हमारे मुल्क में, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात भी है। अब उनके बयानिए को सच कहें या झूठ कहें वो मकबूल तो है। कहीं ना कहीं किसी सतह पे किसी ना किसी को एंगेजमेंट तो शुरू करनी पड़ेगी। अगर बानी पीटीआई की सतह तक मामलात अभी नहीं आगे बढ़ सकते तो क्या वो जो इनके डिमांड्स या वो जो रिक्वायरमेंट्स थी कि दीगर जो सियासी कारकुन हैं जो ज़ाहिर बड़ी तादाद में हैं, इनकी पंजाब की लीडरशिप है, उनके लिए कुछ नरमी बरती जाए, या अभी वहाँ भी सब कुछ ख़त्म हो गया है? दे कैन नॉट बी एनी डेवलपमेंट इन दैट रिगार्ड टू। देखिए, वैसे तो मैं समझता हूं कि किसी जो जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है, एक बहुत बड़ी जमात है, तमाम तर मसाइल के वो जमात अपनी जगह मौजूद है, मजबूत है, इमरान खान साहब की सपोर्ट बेस भी मौजूद है। तो किसी भी बड़ी सियासी जमात का किसी भी वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक खराब होना ये कोई इनकरेजिंग बात तो नहीं होती, ना ही कोई ऐसी बात है जिसको कोई सेलिब्रेट कर सकता है। लेकिन जो हमारे सामने हमें नजर आ रहा है, अगर तो कोई डेवलपमेंट होती तो आपको लगता कि किसी जगह पर बर्फ पिघल रही है, थोड़े से मामलात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन जो पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है पिछले 2-2.5 सालों के अंदर, मुझे उसमें कोई तब्दीली कहीं नजर नहीं आ रही। चलिए, वो तो तब्दील अभी होती हुई नजर नहीं आ रही। सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत से मामलात हैं जो चल रहे हैं, गंभीर हैं। मतलब अली अमीन गंडापुर भी हैं, बुशरा बीबी भी हैं, इमरान खान साहब की बहनें भी हैं। वहाँ क्या आपको नज़र आता है? बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं, मतलब इनके जो एक्स जुनून वाले गिटारिस्ट सलमान अहमद हैं वो बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने एक्स पे। बुशरा बीबी को करप्ट भी कहा है, उन्होंने कहा है कि ये बाय डिज़ाइन कर रही हैं सारा कुछ और इन पर नज़र रखी जाए। लेकिन बाज़ लोग ज़ाहिर है एतकाद भी करते हैं बुशरा बीबी पे। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद इन द रैंक्स ऑफ पीटीआई? देखिए, 2 चीजें। एक तो ये कि इमरान खान साहब जब तक जेल में है उस वक्त तक ये धड़े वगैरह सब बनते रहेंगे। वंस ही इज आउट तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर वो डिसिप्लिन जरूर आ जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब बहरहाल एक टावरिंग पर्सनालिटी हैं, तो उनकी वजह से सारे पे एवरीबॉडी विल फॉल इन लाइन। वो तो उस वक्त तक ही है जब तक वो जेल में है। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि फर्क ही नहीं पड़ता कि सलमान अहमद साहब क्या कह रहे हैं या कोई और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से क्या कह रहा है। जो उनके शौहरे नामदार हैं जनाब इमरान खान, वो तो मुकम्मल ओनरशिप ले रहे हैं बुशरा बीबी साहिबा के तमाम तर इक़दामात की। लिहाजा मैटर ही नहीं करता कोई और के वो कोई और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से क्या कहता है। तो लीडरशिप भी इनके जो लीडरान हैं, सॉरी कता कलामी की माजरत, इतने कंफर्टेबल होंगे क्योंकि जो उनका आखिरी बयान था कि मुझे तो अहले खाना ने आके बताया कि हुआ क्या है, और उन्होंने लिटरली क्या हैसियत रह गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की जब वो जाके हक़ाइक़ बताते थे, और जो इनके सपोर्टर हैं या वोटर हैं उनके सामने तो कुछ रहा नहीं मामला लीडरान का। सो लीडरशिप भी कंफर्टेबल है कि हाँ जी अब इन्हें सिर्फ अपनी अहले खाना पे ही एतमाद है और हम जो भी करते रहें या कहते रहें या सहते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता खान साहब को। देखिए कोई जो लीडरशिप बायर है उनमें से कई जो सेन वॉइसेस हैं वो चाहते हैं कि हमारे मसाइल एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हालात के साथ बेहतर हो। जब फिर उधर से कोई एक लोग क्लेम करते हैं जो कि जी कोई 300 बंदे जान बहक हो गए, 2000 जख्मी हो गए, 1900 बंदे को मार दिया या जख्मी कर दिया, बुलेट वुंड्स दे दिए, तो जो सेम कुछ वॉइसेस हैं वो कहते हैं कि जी नहीं ऐसा नहीं है। और उनको फिर जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फर्स्ट और सेकंड ईयर से या कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट के मुकम्मल नुमाइंदे हैं, जैसे मैं कहता हूँ मोहसिन नकवी साहब एस्टेब्लिशमेंट है, वो जब उन्हें कहते हैं कि यार ये आप लोग क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, फिर वो कहते हैं नहीं ऐसा ताल्लुक नहीं है, ये हम इन लोगों को डिसोन करें। लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। सो एक तो ये चीज ये जहन में रखें कि इमरान खान साहब के लिए इस वक्त मैटर वही कर रहा है जो उनकी फैमिली या उनकी अहलिया की तरफ से या चले उनकी हमशीरा की तरफ से बताया जा रहा है। और उसी वजह से आप देखें कि कल जो कोर ग्रुप है पीटीआई का, जिसमें अब मतलब या अगर इमरान खान साहब का मैं कहूँ, पीटीआई ना भी कहूँ, उनकी हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन को एक इंटरव्यू दिया विच यू मस्ट हैव सीन बाय नाउ, जिसके अंदर वो डायरेक्टली एक्यूज कर रही है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी कि जी ये सारा कुछ इन्होंने करवाया है 26 को। उसके बाद कल हमाद अदर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक टावरिंग पर्सनालिटी है, वो अंग्रेजी में खास तौर पर ट्वीट्स कर रहे हैं क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तान मिलिट्री।
और उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो बुनियादी इंसानी हकूक है वो बूटों के नीचे रोन दिए गए हैं। दे आर एड्रेसिंग टू द कम्युनिटी, टू द वर्ल्ड, और बता रहे हैं उन्हें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। So by doing all this, there is a strategy behind it. और प्लस मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के लिए मैटर भी यही करता है कि उनकी अहलिया किस चीज को अप्रूव करती हैं या उनको, ये उनके लिए शुरू से ही मैटर करता रहा है और अब भी वही मैटर करता है। थैंक यू मुनीब, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे अहेड। अच्छा जी, कुछ सियासी तज्जिया तबसरा हो गया। अब लेट्स सी मामलात आगे किस तरह बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होती है। अंसार अब्बासी साहब की बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस खबर कह लें कि पाकिस्तान, और ज़राए ज़ाहिर है उनसे बात भी करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान, नाम जाहिर ना करने की शर्त पे, कि जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और कारकुनान है, और पर्टिकुलरली जो ओवरसीज़ बैठे हुए लीडरान और कारकुनान हैं, क्योंकि बानी PTI का एक्स हैंडल भी बाहर से ही ऑपरेट होता है, ये महसूस करते हैं कि हम इनके हाथों यरगमाल हैं और अगर कुछ कहेंगे तो ये हमें गद्दार करार देंगे। यहाँ तक कि बाज़ लोगों को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं अपने ही कारकुनान के हाथों अपने घरों पर हमले के खदशात भी हैं अगर वो कोई समझदारी की बात करेंगे तो। वो भी एक हकीकत है। अभी आगे बढ़ेंगे और पता तो आपको लग गया होगा, नहीं पता लगा तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत ने ओमान में खेले गए जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल कर ली है और फाइनल में पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 2 गोल किए और शाहिद हन्नान ने 1 गोल बनाया। भारत के अरिजीत सिंह, अच्छा ये एक और अरिजीत सिंह हैं जिन्होंने 4 गोल स्कोर किए और अलगर्ज ये कि भारत ये मुकाबला जीत गया। भारत तो मुकाबला जीत गया, लेकिन क्या महंगाई हार गई है या नहीं हारी है? हुकूमत महंगाई में कमी के सरकारी आदाद व शुमार पर खुशी से फूले नहीं समा रही है। स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली तेज़ी रिकॉर्ड की गई है, शरह सूद में भी कमी आई है, IMF के साथ मामलात भी ठीक ही चल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा है कि एक जमात की जानिब से मुल्क में सियासी अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश के बावजूद 70 महीनों में पहली बार हुआ है कि महंगाई में इतनी कमी हुई है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी जहां तहरीक इंसाफ के एहतजाजी सियासत को आड़े हाथों ले रही हैं, वहीं अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और ख़ास तौर पर महंगाई में कमी पर फ़ख्र करती नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है ये फ़िगर्स हैं और ये फ़िगर्स हकीकत हैं। हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, महंगाई बढ़ने की शरह भी बहुत कम हो गई है और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ी से कम हुई है, इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है। लेकिन क्या आवाम तक भी इसका असर पहुँचा है? ये आवाम की ज़ुबानी हमें सुनना पड़ेगा। सो आवाम क्या कहते हैं ये भी सुनते हैं। कारोबार है कोई, इतनी तंगी कभी नहीं देखी जितनी अब। चीज़ें को सस्ती नहीं है, आटे और हाथ में तो कोई चीज़ सस्ती नहीं है, कोई भी मुझे तो लग ही रहा कोई फर्क पड़ा हुआ है। खेत पोश के लिए बड़ी मुश्किल है ज़िंदगी गुजार। हाँ, कमी तो कोई भी नहीं हुई, आपको ही पता है, हमें भी पता है, इनको ही पता है। ऐसा कोई शख्स आपको बताएगा नहीं कि कमी नहीं हुई, कमी हुई नहीं बिल्कुल। महंगाई पे कंट्रोल है, हर तरह का हुकूमत का कंट्रोल है उसमें। ग्रोसरी चीन जो खरीदते थे 2-3 हज़ार में आता था, अब 6-7 हज़ार में भी लेके पूरा नहीं होता। किसी चीज़ को भी हाथ लगा के देख लें, आपको पता चलेगा कि महंगाई कम हुई है कि बढ़ी हुई है। चीनी देख लें आप, घी देख लें, कोई भी चीज़ किचन की उठा के देख लें, वो बढ़ी है, कम नहीं हुई। कोई फर्क नहीं पड़ा। महंगाई बढ़ रही है तो फर्क क्या पड़ना है? सोर्स ऑफ इनकम कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब तो पिसता ही जा रहा है, गरीब का तो कोई हाल नहीं है। मेरा ख्याल से कोई एक इसे सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह सकते हैं, हकीकत में इससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। वो शायद हुकूमत के लिए कोई महंगाई कम होगी, आवाम के लिए तो कोई महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई कहाँ कम हुई है ये एक बात बताएं। गरीब के लिए उससे रोटी खाना मुश्किल हो गया है, आप कहते हैं महंगाई कम हो गई। चीनी का रेट आप खुद देख लें, मुर्गी का रेट देख लें, 500 रुपये 600 रुपये किलो। आप गरीब बंदा कहाँ से देख सकते हैं? हर चीज़ का रेट कम नहीं हुआ, हुकूमत का दावा गलत है। नहीं, बेरोजगारी दे इजाफा होया तो महंगाई दी कमी कोई नहीं हुई। महंगाई अगे गई है, ए बस लालीपॉप देंदे ने आवाम नूं, गलबात और कोई भी नहीं है। टीवी पे कह रहे हैं कि कम हुई है, लेकिन आप बाजार में जाएं कुछ फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल कमी नहीं आई, बहुत असर पड़ा है, हम बड़े परेशान हैं। महंगाई वाकई बहुत ज्यादा, सिर्फ टीवी पे नहीं है। बिल्कुल महंगाई कमी नहीं आई, सब झूठ है जी। घ्यो घी हर चीज महंगी हो गई है। कमी तो नहीं आई पर ज्यादा भी नहीं हुआ। बात ये है कि बस वो ही मेहनत करके कमाते हैं, जरा मेहनत ज्यादा हो गई है। इजाफा हुआ है, कमी कोई नहीं आई है। ऑयल ले लो,
पेट्रोल ले लो, कुछ भी जो भी अशिया ले लो, उसमें कोई कमी नहीं आई है। ये सरासर झूठ है। बिल्कुल कमी नहीं आई। पूरा महीना हम उधार लेते हैं और उधार के उधार ऐसे कैसे चढ़ जाता है, मज़ीद हम और कर्जदार हो जाते हैं। महंगाई उसी तरीके से बढ़ी हुई है जिस तरीके से बढ़ती है ये। पिछले हम 2-2.5 साल का सेटअप देखें तो उसके हिसाब से तो कमी आई है। आदमी पिछले समय कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। बताते कुछ है टीवी पे, इधर कुछ बताते। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हम अपने घर के अखराजात पूरे कर नहीं पाते। गैस, बिजली, सब कुछ रेट बढ़े हुए हैं। महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट का अपना दावा है कि जी क्या नाम मकसद है कि कमी हुई है, लेकिन कमी ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले भी महंगाई इतनी थी और कोई कमी पेशी नहीं हुई है। जो अखराजात पहले थे उससे डबल हो गए। ये तो सिर्फ हुक्मरान बस बयान देते जा रहे हैं कि महंगाई में कमी हुई है, ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये जब खुद आ जाए और जेब में 5,000 रुपये ले ले, दुकान वाले के पास जाए पूरा महीने का राशन उठाने के लिए, तभी इसको पता चलेगा कौन सा चीज़ सस्ता है और कौन सा चीज़ महंगा है। आटा चीनी तो दिन पर दिन बढ़ता है। एक स्टेबल हुकूमत है, उसको चलने दें ताकि मुल्क तरक्की करे, और जिसके भी है हुकूमत है उसको मौका मिलना चाहिए 5 साल सर्वाइव करे। और अगर वो कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। को क्या पता है कि कमी हुई है जाते हैं, उनको खर्चे करते हैं वो। हुकूमत का तो अपना एक बजट है, बस वो अपने नौकरों से मंगवाते हैं चीज़ें सब कुछ। ये गरीब आदमी से पूछें आप, ये हमसे पूछें दाल किस तरह है, घी किस तरह है, आटा किस तरह है, और दिहाड़ीदार मजदूर किस तरह गुजारा कर रहे हैं। तो आवाम तो ये कह रहे हैं कि हमसे आके पूछें कि हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं, और सर्टनली लोगों के लिए मुश्किलात हैं। और अभी तो हम सर्दियों के सो कॉल सर्दी के मौसम में लोगों से पूछ रहे हैं। गर्मी में जब बिजली के बिल भी देने होते हैं तब आवाम से सड़क पर निकल के कोई पूछे कि किस तरह गुजारा होता है तो लग पता जाता है फिर। और मे बी टाइम लगेगा ये असर पड़ने में, चीज़ों की कीमतें कम होने में, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे इंतज़ामी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत बढ़ जाए वो बढ़ी जाती है। अगर पीछे से उसकी कीमत कम भी हो जाए तो रिटेलर या होल सेलर उसकी कीमतें नहीं कम कर रहा होता है। सो या दिस ऑल्सो हैज़ टू बी टेकिंग केयर ऑफ। हालात ज़रा ऐसे हैं, कोई भी अच्छी खबर हो ना हम ढूंढ के ले आते हैं, लेकिन ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है कि हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने हमें खुशखबरी दी है, और खुशखबरी ये है कि वर्ल्ड कप इन्होंने जीत लिया है, जो कि मुल्तान में हुआ, एज इन पाकिस्तान में हुआ। मुल्तान में होने वाले इस वर्ल्ड कप में भारत ने शिरकत नहीं की थी बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। हालांकि वो आ ही जाते हैं, बस चूँकि उन्होंने अपनी मेन स्ट्रीम मतलब इंटरनेशनल टीम का एक शोशा छोड़ा हुआ है, इसलिए अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी यहाँ भेजने से इनकार कर दिया। बाकी सब टीमों ने पाकिस्तान में शिरकत की और पाकिस्तान ने बाकी सब टीमों को धूल चटा दी। हर तरफ से तारीफ हो रही है, इनामात के ऐलानात हो रहे हैं जो होने भी चाहिए। और आज ये कामयाबी सेलिब्रेट करने के लिए फातेह वर्ल्ड कप टीम के कप्तान निसार अली हमारे साथ मौजूद हैं। निसार, अस्सलाम वालेकुम। जियो की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि हाउ डज इट फील, कैसा महसूस हो रहा है आपको? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया और खैर मुबारक। आप सबको भी बहुत मुबारक हो, और यकीनन ये बहुत बड़ी खुशी है और बहुत बड़ी कामयाबी है। वर्ल्ड चैम्पियन बनना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है, तो ये ख्वाब अल्लाह पाक ने हमारा पूरा किया है, तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा खुशी का मुकाम है जी। और हर कप्तान का भी ख्वाब होता है कि उसकी क़यादत में टीम लड़े और फिर वर्ल्ड चैम्पियन बने। क्या स्ट्रैटेजी थी? हमारी जीत की रेशो बड़ी अच्छी है ब्लाइंड क्रिकेट टीम की। हम क्या है ऐसा जो मुख्तलिफ करते हैं, या हम ज़्यादा तजर्बाकार हैं, या हमारे पास टैलेंट आपको पता है क्रिकेट का ज़्यादा ही है? देखें, हमारा गुड लक ये है कि हमारी टीम का जो प्लेयर्स हैं वो बड़े मेहनती हैं, और हमारी गुड लक ये भी है कि हमारी जो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट को काउंसिल है, ये पूरे साल में हमें बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने को देती है। मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें हमारी नेशनल टीम के तमाम प्लेयर्स जो है वो शिरकत करते हैं, और यकीनन जब आप ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, ज़्यादा आपको मौके मिलते हैं, तो आपकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा हुआ। बाकी कोचेज़ ने बड़ी मेहनत की थी, और बिलखसूस इस टूर्नामेंट से पहले हमने एक लंबा कैंप किया था इस टूर्नामेंट के लिए, तो उसका भी हमें यकीनन फ़ायदा हुआ है। और आखिर में हमने टूर्नामेंट में आके बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट तमाम मैचेस में टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, और उम्मीद यही है कि आइंदा भी इसी तरह हमारे और फिर फाइनल भी जीत गए। अच्छा, हम और किसी भी खेल की बात करें ना, मेन स्ट्रीम क्रिकेट के अलावा, तो शिकायत यही होती है कि फ़ंड्स नहीं हैं, कोऑपरेशन नहीं है, तंजीमें ताउन नहीं करती। ब्लाइंड क्रिकेट के मामलात कैसे चल रहे हैं? मतलब हम जीत रहे हैं और जीतते चले आए हैं, और हम अब वर्ल्ड चैम्पियन भी बन गए हैं। यहाँ तो फंड्स की कमी या और दीगर इश्यूज़ नहीं हैं आप लोगों को?
देखिए ब्लाइंड क्रिकेट जो है ये एक ग्रोइंग खेल है और अभी जो ये ग्रो कर रहा है उस तरह की अवेयरनेस लोगों में नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उस तरह इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ अभी तक। फंड्स के मामला जो है वो बड़े मुश्किल होते हैं। यकीनन ये मसाइल जो है इसके मुतल्लिक़ आपको जो है वो हमारी जो मैनेजमेंट है PBCC की, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। तो फंड्स का इशू तो हमेशा से रहता है, लेकिन हमारा जो फोकस होता है वो हमेशा गेम की तरफ होता है और पाकिस्तान की नेकनामी के लिए, पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी के लिए। कल तो आप चेयरमैन PCB से भी मिले, आपने उनसे कुछ मजीद ताबन मांगा? जी, PCB ने कल हमें जो है वो इस हवाले से फैसिलिटेट किया है और एक बड़े अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया है और रिसेप्शन दी है और उसमें हमारे लिए PCB ने 1 करोड़ के इनामी रकम का ऐलान किया है। तो ये खुशाइंद बात है और उम्मीद इसी तरह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर और बाकी हुकूमती जो अदारे हैं वो भी इसी तरह ब्लाइंड क्रिकेटर्स की जो है वो करेंगे, मुआवनत करेंगे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़राई बख्शेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहूँगा, वो लोग जो ज़िंदगी में इस चैलेंज से गुजर रहे हैं, जिनको ये ज़ाहिर है डिसेबिलिटी तो हम नहीं कहेंगे, हु आर डिफरेंटली एबल्ड लाइक यू, उनके लिए क्या पैगाम है आपका कि वो किस तरह से आगे बढ़ें, हिम्मत कहाँ से लाएं, क्योंकि एट टाइम्स लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखें, ज़िंदगी जो है वो कभी भी आसान नहीं हो सकती, इसमें मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं और आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस जो है वो पेश आते हैं। तो मेरे ख्याल से के मुताबिक तो हमेशा से बंदे के जो है वो पॉजिटिव रह के, पॉजिटिव वे में रह के मेहनत करनी चाहिए। अपने एंड से आप जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए, बाकी देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। तो जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे पॉजिटिव वे में रह के, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो यकीनन उसमें अल्लाह पाक जो है आपको कामयाबियाँ ज़रूर देते हैं। कभी भी आपको मायूस नहीं होना चाहिए और हमेशा अपनी बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हमेशा से जो है वो सरगर्म रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अब ये तो जीत लिया आपने टूर्नामेंट, आगे किस पे निगाह टिकाई हुई है, क्या है प्लान्स आप लोगों की, आपकी टीम के? देखें, मैं पहले भी बताता हूँ कि खिलाड़ी कोई भी है उसकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे। तो उससे बाद उसकी ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क के लिए फतुहात जो है वो समेटे। तो उसके बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो यही होती है वर्ल्ड चैम्पियन बनना। तो अल्लाह ने हमारी ये ख्वाहिश पूरी की है, तो आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह जो भी हमारे इवेंट्स आते हैं, जो भी असाइनमेंट्स हैं, उनमें पाकिस्तान की नेकनामी के लिए हम इसी तरह खेलते रहें और इंशाल्लाह हम अपनी मेहनत को जारी रखेंगे और अल्लाह पाक हमें। और उन नौजवानों के लिए जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और वो आपकी तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और बस घर में क्रिकेट वगैरह से गुजारा कर लेते हैं, वो कैसे आपकी तरह कप्तान तक पहुंच सकते हैं या खिलाड़ी बन सकते हैं पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम की तरफ से? देखें, इस तरह के मैंने पहले बात की है कि जब आप पॉजिटिव वे में रह के, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेहनत करते हैं ना, आपका गोल बड़ा होता है ना, तो उस गोल के लिए आप मेहनत करते हैं तो यकीनन आप उस गोल को अचीव करते हैं। हम भी एक मतलब नॉर्मल सी जगह से, एक छोटे से घराने से निकले, मेहनत की है, अपने सीनियर्स की रहनुमाई से और कोचेस की रहनुमाई से आज अल्लाह पाक ने यहाँ तक पहुँचाया। मेहनत करते रहें और इंशाअल्लाह उसका सिला ज़रूर मिलेगा। निसार भाई, थैंक यू वंस अगेन, आपको और आपकी टीम को, कोचेस को, स्टाफ को बहुत बहुत मुबारक। एंड यस, वी वांटेड टू सेलिब्रेट एंड वी डिड। भाई ना सर्दी आ रही है हमारे यहाँ तो कम से कम ना कीनू आ रहे हैं, मौसमी आ गई है, वैसे अच्छी आई है, फ्रूटर भी आ गए हैं, वो भी ठीक ही हैं, दिसंबर आ गया, लेकिन उस तरह से मौसम की बेहतरी की जो सौगात है ना कीनू, मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं इज इट विंटर्स, शुड वी एक्सपेक्ट ऑरेंजेस, तो मैं उन्हें कह ही रहा हूँ, अभी दिलासा ही दे रहा हूँ, मौसमियाती तब्दीलियाँ अब हमसे हमारे पसंदीदा जायके भी आपको पता है छीनने लगी हैं और कीनू की बरामदात को भी झटका लग सकता है, जिससे पहले ही आपको पता है हम मुतासर रहे हैं। पिछले 5 सालों में 50% तक कमी आ चुकी है इसमें। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि स्मॉग और मौसम सरमा की आमद में ताख़ीर से कीनू की पैदावार और मिठास भी बहुत कम होने का खदशा है। एक अंदाजे के मुताबिक कीनू की पैदावार में 35% तक कमी आ सकती है। हमें नई स्पीशीज़ पे तजर्बे करने होंगे, नए वेदर पैटर्न्स पे जाना होगा, अदरवाइज वी विल सफ़र एंड वी आर सफ़रिंग। कीनू के माहिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली को सामने रखते हुए कीनू की नई वैरायटियाँ पैदा करना अब नागुज़ीर हो चुका है। इस पर एक्सपर्ट जो हर साल हमारे साथ होते हैं
आम के मौसम में भी और कीनू के मौसम में भी। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सरबराह वहीद अहमद साहब, शुक्रिया वहीद साहब, थैंक यू, आप वक्त निकालते हैं हमारे लिए। वहीद साहब, अब बताया जा रहा है कि सर्दी की सौगात, वैसे तो साग भी होती है, लेकिन फ़िलहाल हम आपसे कीनू की बात करेंगे। कीनू मार्केट में लेट आएंगे, मतलब अभी तक उस तरह से कीनू नहीं मैसर हैं, और हैं भी तो कोई जायका नहीं है। देखें जी, इसकी मेन वजह ये कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है कि गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ी थी, और उसके बाद जो फॉग और स्मॉग और सर्दियां जो डिले आई हैं, उसकी वजह से जो है सीज़न 15 से 20 दिन आगे चला गया। ये मेन वजह है। अच्छा, 15 से 20 दिन क्या नॉर्मल हो जाएगी सूरत हाल? अब एक तरफ ये खबर भी आई है, दूसरी तरफ वार्निंग है कि मीठे नहीं होंगे कीनू, उसकी क्या वजह है और उसको किस तरह से डील किया जा रहा है? बात यह कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट आया, सिर्फ कीनू पे नहीं आया, सब चीज़ों पे आया। अगर आप इस नवंबर ऐसा महीना था पाकिस्तान का जो सबसे गर्म रहा, और आज तक इतनी जो है शदीद गर्मी नहीं होती नवंबर के अंदर। जो मैं कहूँगा शदीद तो नहीं, मगर जो गर्मी थी जो पूरे पाकिस्तान में, वो आज तक ऐसी नहीं हुई। वो हर फसलों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और कीनू पे भी ये पड़ेगा। कीनू की जो मेन वजह ये है कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है ना, जो 60 साल हो गए हैं उसको लगे हुए कीनू को। दुनिया में कोई भी सिट्रस वैरायटी है 25 साल के बाद बदली जाती है, मगर हमने 60 साल से उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है हमने कोई पैरेलल वैरायटी काम नहीं की है। प्रोवेंस को हम 10 सालों से कह रहे हैं, जो भी हुकूमतें उसमें आई हैं, तो ये कोई इसके अंदर फोकस नहीं है। और 250 फैक्ट्रियां, 4.5 लाख लोगों का रोजगार है। 5 साल पहले हमारी 5 लाख टन एक्सपोर्ट होती थी, अब वो 2.5 लाख टन पे आ गई है। तो इसकी मेन वजह है कि इसके R&D, न्यू वैरायटीज के ऊपर हम काम करें, चाइना की मदद लें। ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को, टर्की जो सिट्रस के अंदर बड़े एक्सपर्ट्स हैं, और चाइना के साथ हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। मैं समझता अगर हम उनसे वैरायटी लेके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएं, न्यू एरिया, न्यू वैरायटी। आज सीजन हमारा 3 महीने का रह गया है, हमें सीजन एटलीस्ट 8 महीने का लेके जाना है। अगर ये काम हो जाता है तो ये 1 अरब की भी इंडस्ट्री बन सकती है। ये इंडस्ट्री बदल सकती है, और सलाहियत तो है, और ज़रख़ेज़ ज़मीन है, तो सर्टनली वाई नॉट। अब इतना फ़र्क पड़ गया है सब चीज़ों में, तो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी तो आपने कहा कोई ख़ास मतलब फ़र्क पड़ेगा उसमें भी, लेकिन कीमतें भी, चूँकि प्रोडक्ट कम भी है, उस तरह से लेट भी हो गया मौसम, कीमत भी ज़्यादा होगी लोकल कंज्यूमर के लिए। देखें जी, अभी जो प्राइसेस जब सीजन शुरू होता है तो जब नया सीजन स्टार्ट होता है प्राइसेस अप होती है। अभी जो खुला है प्राइसेस 2500 रुपए मन खुला है, जो बागों के अंदर है। बात ये कि ये 23 लाख टन हमारी टोटल प्रोडक्शन है, उस पर इम्पैक्ट आके कम होके 15 लाख रह गई है। तो वो प्रोडक्शन तो काफ़ी है, इतनी बड़ी प्राइसेस नहीं बढ़ेगी। मगर बात ये भी आप करें कि जब हर चीज़ महंगाई होगी, इन्फ्लेशन आ रहा है, किसानों की भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, या अगर तेल की प्राइसें बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट की भी बढ़ती है। तो ये तो एक पूरे पाकिस्तान में हर चीज़ के ऊपर प्राइसेस तो बढ़ेगी। इस तरीके से कम नहीं हो सकती कि हम कीनों को कम कर दें, कंज्यूमर को सस्ता मिल जाए, तो वो जो ग्रोवर है वो उसको कुछ भी ना मिले। तो इस तरह नहीं हो सकता। तो हमने उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है किसान की, और जो कंज्यूमर को इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ सकता पिछले साल से। मगर बात है कि हमने दोनों तरफ देखना पड़ेगा। अगर किसान को कमाएगा नहीं तो फिर वो लगाएगा नहीं। इट्स अ डिफिकल्ट इक्वेशन। बहुत शुक्रिया आपका वहीद साहब, थैंक यू। लेट्स सी कि हुकूमतें, आप कह रहे हैं कि हम 10 साल से कह रहे हैं तवज्जो दें नई वैरायटी पे। चाइना से हम एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं, टर्की से कर सकते हैं, बहुत ही उम्दा उनका सिट्रस होता है। सो येस, वाई नॉट, मोरक्को से कर सकते हैं, एंड इस पर जल्द अज जल्द काम किया जाए। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट हमने देना है। ट्रिब्यूट हम देंगे 1971 की पाक भारत जंग के शहीद मेजर मोहम्मद अकरम को, जिनका आज 53वां यौम शहादत है। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 71 की पाक भारत जंग के दौरान महाज पर दुश्मन को अनगिनत हमलों को बहादुरी से पसपा किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की शानदार मुज़ाहिमत ने हिंदुस्तानी फ़ौज को मादर वतन की 1 इंच पर भी कब्ज़ा नहीं करने दिया। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक और इंटरेस्टिंग चीज़ एंड समथिंग अनयूजुअल फॉर जियो पाकिस्तान, जो अगले घंटे में हमें मेहमान ज्वाइन करने वाली हैं। उनको आप टिकटॉक पर देखते हैं, डेली व्लॉग्स में देखते हैं। उनका नाम है रबीका खान। ये क्या साइंस है, ये सारा कुछ कैसे होता है,
उनसे हम तफसील से बात करेंगे। आप मास्टर शॉट में देख चुके हैं रबीका खान इज़ विद अस, द फेमस व्लॉगर, टिकटॉकर, सोशल मीडिया सेंसेशन आप इन्हें कह सकते हैं। मैं तो अभी इनके फॉलोअर्स की तादाद सुन के ही सकते में रह गया हूँ ऑन डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बीट यूट्यूब, बीट इंस्टाग्राम पे तकरीबन 6 मिलियन तक पहुँच गई हैं और टिकटॉक पे तो पता नहीं इससे भी कई ज़्यादा, और मोर देन 10 मिलियन, मोर देन सर्टनली 10 मिलियन। सो हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये शुरू हुआ सिलसिला और कैसे रोज़ नए आइडियाज़ आते हैं और क्या प्रेशर्स होते हैं किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए रोज़ कुछ नया अपने फॉलोअर्स को दिखाने का या लेकर आने का, और जिस तरह का लाइफस्टाइल ये लोग या फिर और लोग प्रोजेक्ट करते हैं, क्या इन्हें लगता है कि इससे जो दीगर बच्चे बच्चियां देख रहे हैं और उन पे कोई असर पड़ रहा है, अच्छा या बुरा? ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज़ दिस साइंस, ये एल्गोरिदम, एंड कोई चीज़ हिट हो रही है, कोई चीज़ मिस हो रही है, वो कैसे डिटर्मिन करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने आपको बताना है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज़ का आखिरी और तीसरा T20 आज खेला जा रहा है। पाकिस्तान प्लेइंग 11 का कल ही ऐलान कर चुका था, 4 हमने चेंजेस किए हैं। साइम अयूब, इरफान खान, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद को हमने दिया है आराम। सीरीज़ में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है। हम अपनी पूरी बेंच स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो है मौजूद। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले तो 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। वाइट वॉश से अगर बचना है जिम्बाब्वे को तो उसके लिए सर्टनली आसान नहीं होगा। फिर दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। फ़खर ज़मान को किसी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स का हिस्सा बन गए हैं। शाहीन आफरीदी को चैंपियंस ट्रॉफी में जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ताज़ादम रखने के लिए सिर्फ वाइट बॉल स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। सुफियान मुकीम पहली बार वनडे स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं। 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक इस दौरे में पाकिस्तान टीम 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। आज हो सकता है, कल हो सकता है, यही बताया जा रहा है। आज फिर इजलास होगा, लेट्स सी। चेयरमैन PCB जाएंगे दुबई, क्या होता है वहाँ पर। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया अहमद भाई। अहमद भाई, पहले तो आज के मैच की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ पहले ही जीत चुका है, सब खिलाड़ियों को मौका भी मिला है। अब कौन सा खिलाड़ी है आपकी नज़र में जो अगला बाबर आजम, अगला शाहीन आफरीदी, अगला सुपरस्टार हो सकता है? देखिए, हर इंसान की अपनी आइडेंटिटी होती है। आप तो तभी बनाएंगे ना जब किसी को प्रॉपर मौके देंगे। सिवाय साइम अयूब को आप मौका किसको दे रहे हैं? और जो प्लेयर जिस फॉर्मेट में बनता है, जब तक उसको उसके नंबर पे उस फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं बन पाएगा। साहिबजादा फरहान ने इतनी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में की, इतनी मुश्किल से आया, आपने ऑस्ट्रेलिया में उनको 3 फेलियर्स के बाद निकाल दिया। तो किसी को आप 25 मैच खिला देते हैं, किसी को आप 3 के बाद निकाल देते हैं। तो जब तक आप इक्वालिटी नहीं करेंगे तो कोई भी प्लेयर बड़ा प्लेयर बन ही नहीं सकता। और यही पास में भी होता रहा है, यही अब भी हो रहा है। जो चीजें पास में होती रही है वही अब भी हो रही है। कोई डिफरेंस अभी तक नजर नहीं आ रहा। वही कोशिश चल रही है कि किसी ना किसी तरीके से अपने फ्रेंड्स को और वो 2-3 प्लेयर्स को जो एक ही एजेंट के साथ है उनको सेव किया जाए। अच्छा अहमद भाई, अभी भी आप कह रहे हैं कि वही कोशिशें हो रही हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए भी पाकिस्तानी टीम का ऐलान किया गया। बज़ाहिर एक बैलेंस्ड स्क्वाड ही हमें तो लग रहा है, लेकिन फ़खर ज़मान को जगह नहीं मिल सकी। आपके ख्याल में क्या होगा फ़खर का मुस्तकबिल? वापसी हो सकती है, कोई तस्फिया हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। अब क्या मतलब, उसने गलती कर दी थी फ़खर ज़मान ने, उससे हो गई गलती। उसके एजेंट ने ट्वीट कर दी, उसको फंसवा दिया जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। आपने उसको एक सीरीज से निकाल दिया, अब आपने क्या उसकी जान लेनी है? फ़खर ज़मान एक अकेला बैट्समैन है जिसके वनडे के अंदर अच्छे स्टैट्स हैं। आपको वो गेम का पासा पलट सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आपने उसको टीम में डालना था ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। अब आपने उसको इस सीरीज से भी निकाल दिया। अजीब टीम अनाउंस कर रहे हैं। देखिए, मेरी नज़र में तो बड़ी ज्यादती है फ़खर ज़मान के साथ भी, क्योंकि जो उनकी पनिशमेंट बनती थी वो उनको मिल गई है। अब साउथ अफ्रीका में भी उन्हें ड्रॉप कर दिया, फिर उन्होंने T20 के अंदर भी वो सिलेक्शंस किए हैं। उमैर बिन यूसुफ को वहां पे डाल दिया। फैसल अकरम आपको नजर नहीं आ रहे, यंगस्टर। फ़खर ज़मान आपको नजर नहीं आ रहे। साहिबजादा फरहान को निकाल दिया गया। तो कोई जो है ना, बिल्कुल ना सर है ना पैर है। इफ यू आस्क मी अबाउट दिस सिलेक्शन, 3 टीमें अनाउंस कर देते हैं और जो है ना, एक भी टीम बीच में से कोई ऐसी नहीं होती कि जिसको इंसान कहे कि बड़ी स्टैंड आउट कर रही है। बिल्कुल जो चीजें पहले होती रही थी वही चीजों में अब कंटिन्यूटी हमें देखने को मिल रही है, वही चीजें दोबारा से हो रही हैं। अच्छा, आप तो ज़रा बरहम ही लग रहे हैं अहमद भाई। लास्टली पाकिस्तान टीम में जो तजुर्बात किए जा रहे हैं, इनका मकसद है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आइडियल कॉम्बिनेशन बनाना। वो ट्रॉफी जो भारत की हठधर्मी की वजह से अभी तक फंसी हुई है। पाकिस्तान ने अच्छा ऑप्शन दे दिया है कि भाई लचक दिखा दी है कि भारत नहीं आ रहा, ठीक है ना आए, लेकिन हम भी फिर नहीं आएंगे। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है?
देखिए मैं तो अभी भी कोई रिजल्ट आया नहीं है। मैं तो मोहसिन नकवी साहब के जो बयान है जो कि आज भी टीवी पे पड़े हुए हैं, उन्होंने तो कैटेगोरिकली यही बोला था कि मैं पाकिस्तानियों का सर झुकने नहीं दूंगा, और मेरे ख्याल से वो एक ही तरीके से कामयाब होगा। जो सर नहीं झुकेगा वो ये है कि भारत आए पाकिस्तान के अंदर खेले। तो मैं तो अभी तक जब तक इस पे मैं इसी उनके बयान पे अटल हूँ। अब वो जो मर्जी पीछे बातें हो रही हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि फ्यूजन आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब तक कोई एक फैसला नहीं आता मैं इस पे बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। बिकॉज मुझे लगता है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जिस तरह पहले उन्होंने यू टर्न्स लिए हैं, एक दफा फिर वो यू टर्न नहीं लेंगे और भारत पाकिस्तान आएगा। हाँ, अगर नहीं आएगा फिर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो इसके सवाल में डिफरेंट जवाब मिलेगा आपको। चलिए लेट्स सी क्या होता है। अहमद शहजाद वाज ऑन फायर टुडे, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, इंटरनेट की क्या सूरत हाल है आपके यहाँ? चल रहा है व्हाट्सएप पे डेटा शेटा मीडिया शीडिया डाउनलोड हो रहा है, पिक्चर वीडियो वॉइस नोट? आपको पता ही है करोड़ों पाकिस्तानी ज़हनी अजियत का शिकार हैं इसी वजह से। कभी वीपीएन पे जाते हैं, फिर वीपीएन से हटते हैं, फिर याद आता है वीपीएन कहीं बैकग्राउंड में चल ना रहा हो। डिजिटल इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। आईटी माहिरीन के मुताबिक 1 घंटा इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को $9,10,000 का नुकसान उठाना पड़ता है। मगर क्या कीजिए कि गुज़श्ता कई माह से इंटरनेट के साथ हुकूमती तजर्बात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और एक पहलू तो वो है जिस आईटी इंडस्ट्री का हम जिक्र करते हैं, एक और पैरेलल इंडस्ट्री है जो कि कंटेंट क्रिएटर्स की इंडस्ट्री है। इस पे इंटरनेट की बंदिश या स्लो डाउन के असरात हैं या नहीं हैं, ये हम जानेंगे रबीका खान से, हु इज़ अ फेमस ब्लॉगर एंड यूट्यूबर एंड टिकटॉकर। कैसी हैं आप रबीका? खैरियत से हैं? आपके वालिद ज़ाहिर है राशिद खान साहब, उनसे हम वाकिफ़ हैं, बड़े ज़बरदस्त मायानाज़ आर्टिस्ट हैं, कॉमेडी में उन्होंने अपना बड़ा नाम काम बनाया है। अब कब आप बहुत छोटी हैं, वी ऑल नो दैट, आपके ब्लॉग से ही हमें पता लगा है। सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? कैसे शुरू हुआ ये सब कुछ? एक्चुअली बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में स्टार्ट हुआ था। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि इस तरह से भी मेरा फ्यूचर हो सकता है या मैं इसको अपना बिल्कुल करियर बना सकती हूँ, प्रोफेशन बना सकती हूँ। तो खैर जब स्टार्ट किया तो उस वक्त बिल्कुल भी पता नहीं था। स्टार्ट इंस्टाग्राम से किया, यूट्यूब से किया, टिकटॉक से किया? टिकटॉक पहले ना म्यूजिकली होता था, सही, तो उस पर भी हम लिपसिंग वीडियोस बनाते थे। तो जब मैंने स्टार्ट किया एकदम से वीडियोस वायरल होने लग गई। मैंने प्रॉपर तरीके से एक पूरा टाइम दिया जाता है किसी काम को, उस तरह से नहीं दिया बिल्कुल ही। मैंने कहा कि चलो यार बना लेते हैं। तो मैंने जब बनाया, वीडियोस वायरल हुई, देन टिकटॉक मतलब म्यूजिकली की तरफ से मुझे क्राउन दे दिया गया था, एक बैज मिल गया था, जिससे मेरे अंदर एक बात आई कि यार अब इसको कंटिन्यू करते हैं, लेट्स सी के फ्यूचर में क्या होता है। फिर टिकटॉक में तब्दील हुआ, फिर वहाँ पे वीडियोस बनाई, देन इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, तो हर जगह पर रबीका खान है, हर जगह रबीका खान है। लेकिन अभी हम जाहिर है आपके जर्नी पे और भी आएंगे। अभी जो मैंने जिक्र किया, व्हाट्सएप पे मीडिया नहीं डाउनलोड होता, इंस्टाग्राम भी इवन बीच में अटक रहा था, यूट्यूब पे भी आप ज़रा मुश्किल से चीज़ें एक्सेस कर पा रहे थे। आप लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हैं उसी तरह जिस तरह हमें? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक दुख की बात है, बहुत मुश्किल की बात है कि हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, हमारी जो एप्लीकेशंस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही, हमारा काम जो है वो प्रॉपर एप्लीकेशन से ही आता है, हम कंटेंट बनाते हैं, हमारी प्रमोशंस होती हैं जो कि हमें प्रॉपर तरीके से देखनी पड़ती हैं। और जब इंटरनेट इस तरह बंद होता है तो जो आपने प्रमोशन जैसे आपने इस टाइमलाइन सेट की हुई है, हाँ जी इस दिन ये वीडियो लगानी है, जानी है, वो सारा भी रुक जाता है सिलसिला। और जो हिट्स आते हैं या व्यूज़ आते हैं वो भी कुछ अफेक्ट होते हैं? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स काम जो है वो रुक जाता है, जो हमारे स्केड्यूल्स हुए हुए होते हैं वो फिर आगे शिफ्ट हो जाते हैं, आगे शिफ्ट हो जाते हैं। और अगर कंटेंट डाल भी दिया तो उस पे व्यूज उस तरह से बिल्कुल उस तरह से नहीं आते, फिर अच्छा भी नहीं लगता ना कि हम जो मतलब प्रॉपर व्यूज हमारे आते थे वो कम हो गए तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये डेली व्लॉगिंग कब शुरू किया आपने? मैंने डेली व्लॉगिंग तो मैंने कुछ मंथ्स पहले से स्टार्ट किए, वरना मैं चैलेंज वीडियोस बनाती थी, मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाती थी, मतलब प्रॉपर तरीके से डेली स्टार्ट किया वो मैंने कुछ मंथ्स पहले स्टार्ट किया। कितना मुश्किल काम है, मतलब मैं अगर आज ये सोचूं, ठीक है लोग हमारा काम भी कहते हैं कि भाई कैसे सुबह सुबह उठ के आप इस तरह मॉर्निंग शो, सुबह बहुत अर्ली हमें दिन स्टार्ट करना पड़ता है, बट माशाल्लाह वी लव इट, वी लव आवर जॉब। सो इसी तरह आपके लिए चैलेंज है या यू लव इट? यू लव डूइंग इट? देखिए चैलेंजिंग तो होता ही है, हर काम में मेहनत तो लगती है, आपको मेहनत तो करनी है। इफ़ जैसे मैं सुबह उठती हूँ, मुझे पता है मुझे अपने यूट्यूब का कंटेंट अलग बनाना है, मुझे टिकटॉक का अलग बनाना है, मुझे इंस्टा का अलग बनाना है, तो तीनों प्लेटफॉर्म्स को एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। तो यू हैव अ टीम हु हेल्प्स? जी बिल्कुल, मेरी टीम मेरी फैमिली है। अच्छा, आपकी टीम आपकी फैमिली है, बड़ी जबरदस्त।
ज़बरदस्त, बड़ी कोऑपरेटिव फैमिली है। बहन भाई अम्मी अब्बू सब लोग साथ देते हैं? मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरी पूरी फैमिली समझ लें, मतलब मेरे सारे भाई हर कंटेंट देखते हैं कि रबीका इस तरह से करते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, अब जाहिर है जब एक चीज़ टीवी पे या यूट्यूब पे आ रही होती है, किसी मीडियम पे आ रही होती है, अब हम तो घर में जैसे भी बैठे हों बस बैठे हैं, हमारे तो घर में कपड़े भी बिखरे हो तो बिखरे हैं, बच्चों ने गंद भी मचाया, तो आप लोग मतलब वही दिखा रहे होते हैं या कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं फॉर द ऑडियंस? मैं आपको सच बताऊं, जो हम मेरे व्लॉग्स होते हैं और मेरे ख्याल से सबके व्लॉग्स होते हैं, हम बहुत नेचुरल दिखाते हैं, जो बेसिक लाइफ में होता मतलब आप एक्चुअली जिस मुंह के साथ उठते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही फेस नजर आता है, बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल फेक नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अच्छा मतलब, और रोज कुछ, अब हर एक की जिंदगी इतनी हैपनिंग नहीं होती, रोज कुछ नया करने का प्रेशर भी होता है कि हाँ, या बैठ के सोचते हैं कि अच्छा अब आगे क्या कंटेंट लाएं जिसको हाँ 4-5 एपिसोड्स में हम डिवाइड करते हैं। ये होता मेरे लिए ये होता है कि जैसे मैं रील्स बना रही हूँ, कोई मेरे पास प्रमोशन आई किसी सॉन्ग की, तो मैं ये चाहती हूँ कि उसके अंदर मैं किस तरह से क्रिएटिविटी ऐड करूँ, वो मेरे लिए काफ़ी टास्क होता है बहुत बड़ा। तो खैर मैं वीडियोस उस हिसाब से लेके चलती हूँ कि मेरा कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए बाकियों से। अच्छा एक बात बताइएगा, आपने एक्टिंग की टीवी में अब तक? मैंने म्यूजिक वीडियोस में एक्टिंग की है। म्यूजिक वीडियोस में टीवी अदाकारी करने का आपको, हमारे यहाँ तो टीवी ही बड़ा है जाहिर है, तो एक्टिंग का शौक है? इन फ्यूचर इंशाल्लाह। अभी ऑफर्स हुई कभी? नहीं, ऑफर्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बट द थिंग इज कि मैं रोल्स देखती हूँ, मैं चाहती हूँ रोल ना मेरी तरीके का हो, जैसी मैं खुद हूँ ना, मेरी पर्सनैलिटी पर सूट करे, ताकि मैं तरीके से अडॉप्ट कर सकूँ। अच्छा बाज़ जो हमारे इवन टीवी वाले लोग हैं, या समझ लीजिए वो लोग जो सिर्फ बहुत अरसे से यूट्यूबिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है कि कहीं टिकटॉकर्स को या वो लोग जिन्होंने टिकटॉक से शोहरत हासिल की है उनको कहीं डिग्रेड करते हैं, या उनको समझते हैं कि नहीं ये कौन लोग हैं या ये क्यों हैं? हालांकि जाहिर है आप कहीं जाएंगी किसी भी पब्लिक प्लेस पे तो सैकड़ों लोग जमा हो जाएंगे। डू यू ऑल्सो फील दैट कि ये डिस्क्रिमिनेशन है कहीं इंडस्ट्री में? बिल्कुल है, ये हमारी इंडस्ट्री के ही कुछ एक्टर्स हैं जो ये चीज़ें करते हैं, लाइक कहते हैं कि टिकटॉकर्स ये हैं, मतलब हर तरह से लोग सोचते हैं, तो नेगेटिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी होती है, तो वही बात है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, दोनों को लेके चलना है। टिकटॉक पे लाइव भी आती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। वैसे कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो उसमें क्या इंसेंटिव है? बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। हाउ डू यू, मुझे आज तक हमें यूट्यूब से समझ आ जाता है कि यू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब क्योंकि व्यूज होते हैं, यू मेक मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम क्योंकि एंडोर्समेंट्स होती हैं, आपने प्रमोशंस करनी होती हैं। हाउ डू यू मेक मनी फ्रॉम टिकटॉक? टिकटॉक लाइव आके अभी इन्होंने स्टार्ट किया है कि आप लाइव आएंगे तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह वाला सीन है, उसमें फिर आपका कुछ अमाउंट बनता है। अदरवाइज टिकटॉक पे पैसे कैसे बनाते हैं? पैसे कैसे? अमाउंट नहीं आता टिकटॉक से, पैसे नहीं आते। नो, एप्लीकेशन से बिल्कुल नहीं आता। सिर्फ पॉपुलैरिटी होती है। पॉपुलैरिटी के साथ साथ जैसे कि कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनको टिकटॉक पर प्रमोशंस करानी होती है, फिर एंडोर्समेंट हो जाती है। सही। और आपका असल रेवेन्यू जो आ रहा होता है वो यूट्यूब से आ रहा होता है, और इंस्टाग्राम की प्रमोशन से आ रहा होता है। सो अंदाजन वैसे ही बहुत बात होती है, वैसे ही आप ना बताइएगा इफ यू नॉट कंफर्टेबल, बहुत एक अच्छे रेवेन्यूज आते हैं यूट्यूब से। जी अच्छा आता है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 मिलियन अ मंथ। नो, ये तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं। अच्छा कम, इससे कम होता है? कम आता है, मतलब सही आता है, डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट ना, आप किस तरह से बना रहे हो उसको कितने लोग पसंद कर रहे हैं। इसका लाइक हाउ लॉन्ग कैन यू टेक इट? कब तक आप डेली व्लॉगिंग या यूट्यूब कर सकते हैं या करते रहेंगे कि हाँ यार आज नहीं, बीच में मिस भी करती हैं? मैं मिस नहीं करती, आपको पता है मेरी ये जॉब का हिस्सा बन गया है, मुझे करना ही करना है। लाइक अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैं बहुत अलग रखती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अलग रखती हूँ, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो, मैं कहती हूँ फिर भी मैं व्लॉग्स बनाऊंगी ही, क्योंकि जो मेरे फैंस हैं ना वो एक मेरी पूरी ऑडियंस बनी हुई है, वो मुझे देखते हैं, उनको रोज देखना पसंद है मुझे। अच्छा एक अमाउंट मैंने आपसे पूछी कि हाँ जी 20 लाख आपके आ जाते हैं, मगर दे आर यूट्यूबर्स हुआ, मतलब उनके लिए कोई बात नहीं, वो कहते हैं हम तो 1 करोड़ रुपया बनाते हैं महीने का। ये तो मुझे समझ नहीं आता कौन लोग कहते हैं। You know people do, I know them, but ये गलत बात है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना नहीं होता। और ये जो लाइफस्टाइल होता है कि करोड़ों की गाड़ियाँ और 30 लाख रुपए की घड़ी ले ली, और मतलब 6 महीने में अपना माशाल्लाह, हम वी आर ऑल वेरी हैप्पी फॉर पीपल्स प्रोग्रेस, ज़ाती मकान खड़ा कर लिया। आपको लगता है कि एक बच्चा मियाँ चुन्नू में या कराची या लाहौर या हैदराबाद या सखर में जो 16 साल का है, 15 साल का है, जो ये चीज़ें देख रहा है कि ये एक फलाना यूट्यूबर है कि उसने इतने लाख की घड़ी ले ली है, इतने करोड़ की गाड़ी ले ली है, वो क्या सोच रहा है बैठा हुआ? वो तो शायद यही सोच रहा है कि शायद यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है,
ये वीडियोस बना रहे तो उससे बहुत ज्यादा ये सब हकीकत होती है। देखिए अर्निंग तो होती है नहीं, ये जो घड़ियां और गाड़ियां और ये सब कुछ, गाड़ियां तो ले लेते, मैंने भी ली हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आपको इतना अमाउंट मिल रहा है। वो डिपेंड करता है कि जैसे आप मंथ्स में जितनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जितने व्यूज आ रहे हैं, उस हिसाब से आपका रेवेन्यू बनता है। कभी कभी आप लोग उन लोगों को भी एड्रेस करते हैं और ये बताते हैं कि भाई आप हमारा लाइफस्टाइल देख के आप लोग डिप्रेस ना हो। बिल्कुल, मैं उनको समझाती हूँ कि जो आपके पास है आपको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। लाइक अगर आपका कोई प्रोफेशन है, आप सोचते हो कि मुझे बड़े होके ये बनना है, तो आपको मेहनत करनी है। ऐसे ही नहीं कि बस बोला और बन गए। हर चीज़ जो है वो मेहनत मांगती है। You're very confident, माशाल्लाह, for your age, because आप obviously टीवी पे भी कुछ शोज वगैरह करती रही हैं। जी, मैंने रियलिटी शोज में काम किया, दानिश के साथ and all that. So next trajectory क्या है? अब क्या होगा? अब आगे हम रबीका को कब तक किसी टीवी सीरियल में देखेंगे या किसी फिल्म में देखेंगे? एग्जैक्टली, बहुत जल्द। फिल्म में करेंगी? फिल्म में करूंगी, मौका मिलेगा डेफिनेटली, बिल्कुल। अच्छा, तो बीच में आपके वालिद साहब भी सपोर्टिव हैं, आपकी एंगेजमेंट भी हुई है, उसके बहुत फंक्शंस हुए भाई। ये मैंने ज़ाहिर रिसर्च की बिफोर शी वाज कमिंग ऑन टीवी। कितने फंक्शंस थे ऑलमोस्ट? टोटल आई गेस 5 थे। अच्छा 5 थे, मंगनी के थे, लेकिन ये मंगनी के थे। लोगों को यही था कि एंगेजमेंट के इतने फंक्शंस हैं। तो ये क्यों, व्हाई? देखिए आप बताएं कि अगर आप शादी करेंगे तो क्या आप ढोलकी नहीं करेंगे, मेहंदी नहीं करेंगे? मेरी शादी में बहुत सारे थे, नहीं थे 6-8 थे, लेकिन हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्योंकि लोगों को नजर आता है तो फिर वो बोलते हैं ओ माय गॉड इतने फंक्शंस। वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी कि ये सारे पैसे इनकी जेब से नहीं लग रहे होते। अगर लग भी रहे होते हैं तो उसमें लोगों का फायदा ही हो रहा होता है, जो वहाँ पर काम करते हैं, जो मजदूर हैं, जो मेहनत से काम जनरेट करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें तो प्रमोशन के थ्रू भी आ रही होती हैं, प्रमोशन के थ्रू भी होती हैं। एग्जैक्टली, मतलब कोई इवेंट मैनेजर है जो आपका इवेंट होस्ट करना चाहता है, कोई खाना करना चाहता है, कोई आपको कपड़े देना चाहता है। अच्छा, इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी मिस अगर मैं इनसे ना पूछूं कि अभी इनकी आखिरी गुज़श्ता जो सालगिरह गुजरी है। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। जी जी जी, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं पूछ रहा हूँ जी, आप प्लीज विजुअल दिखाएं आप। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा मतलब दिल जिगरे का काम है। ये क्रेन से लटक गई और ये क्रेन से लटक के इन्होंने एक फोटोशूट कराया और गुब्बारे बंधे हुए थे और ये बहुत वायरल हुआ और बहुत मीम्स भी बने इस पे, बहुत वायरल हुआ। सो ये कहाँ से आया आइडिया एंड ये सारी एग्जीक्यूशन कैसे हुई? देखिए, It was interesting. It was very brave. I know that. Okay. तो बेसिकली मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि कुछ डिफरेंट हो। सही। अब ये मैं आप लोग को बिल्कुल सीरियस तरीके से बताऊंगी कि ये मैंने किसी का आइडिया देखा था। जी। एक इन्फ्लुएंसर थी इंडोनेशिया में, उन्होंने इस तरह का शूट किया था। मैंने सोचा व्हाई नॉट कि मैं इस तरह का शूट करूं, अगर ये पाकिस्तान में पॉसिबल हो जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। तो ये बेल्ट इसके साथ मैनेज करना, हार्नेस बांधना और कपड़ों के अंदर उसे ये बड़ा मुश्किल नहीं? बहुत बड़ा टास्क था। लोगों को तो लग रहा था कि बहुत आसान है। डिजाइन हुए इसके लिए कपड़े। एग्जैक्टली, प्रॉपर डिजाइन हुए कपड़े, प्रॉपर टाइमिंग, किस तरह से करना है, कौन से दिन करना है। रिहर्सल की थी आपने विदाउट द फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी कि पहले? जो शूट था डायरेक्ट था। चलिए जबरदस्त। मैंने बोला बस अब कर डालो। अगर आप इस तरह की और चीजें देखना चाहते हैं तो आप तो इनको फॉलो करते ही होंगे, आई एम श्योर। थैंक यू रबीका एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आपको हम जल्द अदाकारी करते हुए देखेंगे जैसे आपके इरादे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला अभी का हुआ है, बाकी कुछ दीगर मामलात हैं जैसा कि हमारा तीसरा T20 है, 4 हमने तब्दीलियां की हैं। जनूबी अफ्रीका के लिए स्क्वाड का ऐलान हम पहले ही कर चुके हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। याया, जो तब्दीलियां की गई हैं आपको लगता है कि अच्छा फैसला था ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिले आज के मैच के लिए? जी अब्दुल्ला, बेहतर अंदाज में अगर मैं ये कहूँ कि चीजें आगे बढ़ रही हैं तो इसमें ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि होता ये था कि इससे पहले हम डेड रबर, आज का मैच डेड रबर इस एतबार से कि हम सीरीज में आज का मैच हारे हैं या जीते हैं कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हमने हासिल कर ली है। तो आज के मैच में हमने जिस तरह साहबजादा फरहान हो गए, कासिम अकरम, अरफात मेहनाज और मोहम्मद हसनैन को टीम में शामिल करने का फैसला किया है। ये एक बेहतर फैसला है और यही अंदाज है कि आप अपनी टीम को बिल्डअप करें, अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको तैयार करें। अच्छा, अब जनूबी अफ्रीका के लिए अभी अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद थे। फ़खर ज़मान की बात हुई, ऑब्वियसली उनके स्टैट्स, उनका रिकॉर्ड किसी से ढका छुपा नहीं है। वो ट्वीट वाला मामला ही अभी तक अटका हुआ है, फ़खर की सिलेक्शन में रुकावट बना हुआ है, या इसके अलावा इशू कुछ और है और हमें लग ये रहा है कि मसला वो है?
देखिए, जहां तक बात फखर जमान के हवाले से है, ऑफेंस तो था उनका जो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर वोट की, और एक सीरीज में उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया। अब और व्हाट नेक्स्ट? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मसला जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है वो उनकी अपनी फिटनेस का मामला है। और वो खुद भी जो मेरे पास इत्तलात हैं कि रिलक्टेंट हैं खेलने के हवाले से, लेकिन ट्वीट का मसला वो अपनी जगह है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर आप बात करते हैं तो उनकी फिटनेस का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है वो खुद थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं और वो खुद थोड़ा सा अपने आप को रिहैब करना चाह रहे हैं। और इसी वजह से जो है उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी नहीं दिया है। लेकिन फिटनेस टेस्ट तो मैं इसको इतना ज्यादा कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा कि एक तरफ आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नोमान अली के बारे में कहा कि जिनकी फिटनेस से मशरूत थी शमूलियत, फिटनेस से उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मशरूत है। लेकिन दूसरी तरफ आपने जनूबी अफ्रीका के दौरे पर उनको टीम में शामिल कर लिया है और साजिद अली जो है उनको आपने टीम में शामिल नहीं किया। ठीक है, कंडीशंस को देखते हुए ये आपका बेहतर फैसला है, लेकिन बात दरअसल ये कि आपको इस बात को भी जवाब देना पड़ेगा। एक खिलाड़ी अगर फिट नहीं है, अगर एक खिलाड़ी आपके फिटनेस क्राइटेरिया को जो है वो टिक नहीं कर रहा, तो आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दे रहे, लेकिन उसको आप खिलाने के लिए तैयार हैं। ये कहाँ का इंसाफ? मोहम्मद अब्बास की भी वापसी हुई है टेस्ट स्क्वाड में, वो भी परफॉर्मेंस जाहिर है, उनके बारे में भी ये शिकायत थी कि काफी अरसे से परफॉर्मेंस को इनकी इग्नोर किया गया। देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि मोहम्मद अब्बास ये वो बॉलर है जो अपनी अहलियत सलाहियत के ऊपर पाकिस्तान से खेले और उसके बाद उन्होंने आपको यूएई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जितवाया। लॉर्ड्स के मैदान पर उनकी शानदार बॉलिंग ने पाकिस्तान को जिताया, लेकिन अचानक हमारी आंख का तारा जो मोहम्मद अब्बास बन गए थे, अचानक हमको वो बुरे लगने लगे। लेकिन अब वो आए हैं तो मैं इसको खुशाइन कहता हूं। एक बार फिर वो ऐसे ही किसी की आंख का तारा बनकर नहीं आ गए, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 31 आउट किए हैं और 31 आउट करके वो पाकिस्तान टीम में शामिल हुए हैं, तो इसको मैं एक बेहतर फैसला कहूंगा। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी की क्या खबर है? मतलब अभी तो हमें ये धड़का सा लगा हुआ है कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी ही शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि भारतीय मीडिया अपने प्रोपेगेंडा में इस वक्त उरूज पर पहुंचा हुआ है कि हम तो चैंपियंस ट्रॉफी ही, मतलब जो भी चाल चलेंगे या जो भी करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी अल्टीमेटली मूव करा लेंगे। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ मूव करा लें और मैं तो कह रहा हूँ कि शौक पूरा कर लें और एक बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है ना एक फैसला कर ले कि अगर इस नहीं मूव तो करा ले तो हम उसमें खेलें। बिल्कुल ना खेलें, बिल्कुल हम ना खेलें अब्दुल्ला। बात दरअसल ये कि एक बार इंडिया अपना शौक पूरा कर लेना और एक बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान को आइसोलेट करके देख ले, क्योंकि हमने भी बहुत सारी बातें की हुई हैं और इस वक्त जो डेडलॉक पैदा हो गया है, एक रस्सा कशी चल रही है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी होगी, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, सिर्फ डिले टैक्टिक्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो अगर हाइब्रिड मॉडल पर होनी है, यानी अगर यूएई में भारत ने अपने मैचेस खेलने हैं, तो 2026 का फैसला भी यही होना चाहिए। ये नहीं है कि 2026 को आप कहें कि 2026 में तय करेंगे और 2025 को 2024 में तय कर लेते हैं। एक मर्तबा जो है ये ऊंट किसी गड़बड़ बैठ जाए, एक मर्तबा जो है हम भी ये बता दें कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप हमारी बात मानते हैं तो हम चलते हैं, अदरवाइज जैसा होता रहा अब्दुल्ला फिर वैसे ही होता रहा, फिर इतनी सारी बातें करने की जरूरत नहीं थी। मतलब क्या लग रहा है आपको, ऊंट किस करवट बैठेगा? कोई सेंस मिल रही है पीसीबी के हुकाम से अगर आपका राब्ता होता है या जो कोई बात होती है तो? देखिए, पीसीबी का स्टाफ तो बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर है अब्दुल्ला के, उनका वाज़ेह तौर पर ये कहना है कि ठीक है जी अगर आप हमारे पास नहीं आते तो यूएई में करवा लीजिए, लेकिन बात दरअसल ये है कि 2026 को भी आप तय कर लीजिए। 2031 और 2029 की तो बात हो ही नहीं रही, क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्टर है इसके पास 3 साल का साइकिल मौजूद है। लेकिन जिस तरह आपने भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया के हवाले से गुफ्तगू की है कि जी वो वावेला मचा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी वो लेकर चले जाएंगे, देखिए मसला पाकिस्तान और भारत का था ना है, मसला है ब्रॉडकास्टर का जिसने पैसे देने हैं, और पाकिस्तान का मैच होगा इंडिया के साथ तो पैसे बनेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और बाकी क्रिकेट बोर्ड जो अगर इंडिया की गोद में जाकर बैठ रहे हैं और जिनको लगता है कि जी इंडिया उनको सपोर्ट कर लेगा तो 1-2 सीरीज तो शायद उनको इंडिया दे देगा, बाकी उनका मुस्तकबिल क्या होगा ये इंटरनेशनल क्रिकेट का भी पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी जान है। और वैसे ही फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तो खत्म ही हो जाना चाहिए अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला तय नहीं होता। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वैसे भी वो हैसियत तो नहीं है जो फीफा की है, और वो
कहते हैं कि उसूली तौर पर हो भी नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिर है ये बस एक समझने एक इदारा सा बन गया है जो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करेगा। इस पर वही बिग 3 मुसल्लत हैं जो पहले इरादा था इनका अलग से बिग 3 बनाने का भी। आप पिछले टूर्नामेंट्स की फहरिस्त देख लें कि लाकब भाई भी हमसे शेयर कर रहे थे, राशिद भाई, और वो ये कह रहे थे कि हम देख लें कि कितने टूर्नामेंट्स हुए बाकी मुल्कों में, सारे तो बिग 3 में ही हुए। जी बिल्कुल ऐसा ही है अब्दुल्ला, और टूर्नामेंट भी आप होस्ट करेंगे, अपनी मर्जी भी आप चलाएंगे, पैसे भी आप अपनी मर्जी के देंगे, और हमारा मैच जो है उससे आप पैसे जनरेट करेंगे, तो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। और ऐसे नहीं हो सकता कि हम आपकी बात मानते रहें। इतनी कोई मजबूरी नहीं है पाकिस्तान को, इतना कोई मसला नहीं है लेकिन ये स्टेप, ये तो बड़ा इंतहाई कदम होगा कि अगर खुदा न खास्ता ये कहते हैं जी हम तो यहाँ से मूव कर रहे हैं और हम कहते हैं हम नहीं हिस्सा बनेंगे, हमें ये कहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकेंगे, क्योंकि साइन तो हमने भी किए हुए हैं, या फिर हमारे पास भी कुछ लीगल ऑप्शंस होंगे, माली नुकसान तो जो होगा वो होगा ही। देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो इस वक्त पाकिस्तान ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, भारत ने जो है वो 1 कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पाकिस्तान ने जो है वो होस्ट नेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पार्टिसिपेशन का जो है पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, भारत ने पार्टिसिपेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के ऊपर रहना चाहिए कि 2023 में जिस तरह ये कहा गया कि जी पाकिस्तान अगर भारत में आकर खेलने से मना कर देता है तो आपने जो पार्टिसिपेशन कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया हुआ है। तो पाकिस्तान का तो होस्ट नेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन है, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान ने कह दिया है कि जी ठीक है जैसे आप कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं, लेकिन आप 2026 को भी तय कर लेंगे। तो भारत ने भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है ना पार्टिसिपेशन का, तो क्या भारत कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएगा? तो क्या सारी कदगने, क्या सारी पाबंदियां हमारे लिए ही है? सारे डराने के हरबे जो है वो सिर्फ हमारे लिए ही हैं? हमको फिर एक मर्तबा तय कर लेना चाहिए कि जी जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मानते ही नहीं, जी इंटरनेशनल वेरी राइट, थैंक यू याया, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। लेट्स सी क्या होता है, आज फिर मीटिंग है, आज फिर चेयरमैन पीसीबी दुबई, सो वी वुड ऑल वेट फॉर दैट। भाई साल का आखिर है, तो हम जो चीज़ें हमने साल में अचीव की हैं, जो नहीं अचीव कर सके, जिनका हशर नशर हो गया, उसका भी जिक्र होगा। साल 2024 ख़त्म हो रहा है और इस साल की सबसे बड़ी नाकामी पोलियो के बढ़ते केसेस भी हैं, जिन्हें रोकने में बहैसियत कौम हम पूरी तरह नाकाम रहे हैं। नेशनल EOC के मुताबिक रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 59 हो गई है, और अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे मुल्क बचे हैं जहां पोलियो अभी तक ख़त्म नहीं हो सका है। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा से ही सामने आई है, और इसी पे हम बात करेंगे। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी कोऑर्डिनेटर ज़ीशान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, दर्जनों मुहिम्मात के बावजूद पाकिस्तान में इस साल पोलियो के रिकॉर्ड केसेस आए हैं, और ज़्यादा केसेस आपके सूबे से ही आए हैं। सर, पोलियो के ख़िलाफ़ जंग ज़ाहिर है चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी नाकामी का ज़िम्मेदार या वजह आप क्या समझते हैं, कौन है या क्या है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस साल पोलियो के काफ़ी केसेस आए हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजूहात जो है वो यही है कि एक तो हमारी जो रूटीन बुनियादी हिफाजती टिकाजात होते हैं, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन जिसको कहते हैं, वो भी बहुत वीक है, और इसके अलावा जो हमारी कैंपेन की क्वालिटी होती है वो भी कमज़ोर होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो कि इनकार करते हैं पोलियो के कतरे पिलाने से, तो इसकी वजह से जितने भी केसेस अगर आप देख लें तो उनका ताल्लुक दूर दराज के इलाकों से है, और ऐसे इलाकों से हैं जहाँ पे जो सोशल इकनॉमिक कंडीशन है वो बहुत कमज़ोर होती है, जहाँ पे लिटरेसी बहुत कम होती है। तो उसमें वालिदैन की इनकार करने की वजह से और कुछ मुश्किल हालातों की वजह से भी जो है ये जो कैंपेन्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और इसकी वजह से जो है वो इम्यूनिटी गैप आ जाता है, और पोलियो की केसेस इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा आए हैं। इस दफ़ा बलूचिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं, और बलूचिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा केसेस KP से। अच्छा, इस साल हमने ये भी देखा है कि बड़ी आगाही आ गई है, इसके बावजूद वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलवाने से इनकारी हैं, ताहाल रिफ्यूज़ल है। अब वैक्सीन से इनकार पर तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, तो क्या किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई अब तक? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, और काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिसको हम आयरन हैंड से भी परसू करते हैं,
अगर कोई सरकारी मुलाजिम है या किसी और डिपार्टमेंट में या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो हमने उनके डिपार्टमेंटल हेड्स को जो है ना वो लेटर्स भी लिखे हैं और इस पे बारे में भी जो है ना उनको जो रिफ्यूज़ल्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अभी भी अगर आप देख लें तो ऑन एवरेज पूरे KP में तकरीबन 15 से 20 हज़ार बच्चा जो है वो रिफ्यूज़ल होने की वजह से जो है वो कतरे नहीं पी पाता। तो ये कंसिस्टेंट इम्यूनिटी गैप है जो कि बच्चों में रह जाती है। इस वजह से ये जो पोलियो के कतरे हैं ये हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाते और जितनी भी इम्यूनिटी गैप रहेगी उतनी ही जो है ये वायरस सर्कुलेशन को जो है ना वो हेल्प करके दिया सकते हैं आवाम। और क्या कर सकते हैं हुकूमत सर? एक तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि तमाम जो वालिदैन हैं उसको इस बात को इंश्योर करें कि आपका हर बच्चा जो है हर टीका जो है वो अपने टाइम पे लगवा सके। नंबर 2 ये कि जितने भी वालिदैन हैं वो वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे हर बार पिलवाएं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये कतरे 4-5 दफ़ा पिलवाने चाहिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इससे भी ज़्यादा पिलाने चाहिए, 10 से भी ज़्यादा पिलवाने चाहिए, 20 से भी ज़्यादा पिलाने चाहिए। और अगर आपके बच्चे ने पोलियो पी लिए हैं और अगली दफ़ा आपके पास कोई आया है तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पिलवाने, क्योंकि उसे फिर ज़रूरत है, नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही है। सो ये है सूरत हाल, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह।